हेलो दोस्तों, मैं निहारिका फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज की हमारी चर्चा है शास्त्रीय भाषा को लेकर। शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, ये आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा, क्लासिकल लैंग्वेज। लेकिन एक्चुअली क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुनिया में हर जगह पर अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग संस्कृति के अकॉर्डिंग उनकी अपनी जो है इस तरीके की शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। भारत ने शास्त्रीय भाषाओं का जो कंसेप्ट है वो 2014 से जो है कंसिडर करना शुरू किया। सबसे पहले इसके लिए जो मंत्रालय है वो काम करता है संस्कृति मंत्रालय भारत का। और संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2014 में इसके लिए मानक निर्धारित किए कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा कब कहा जा सकता है। इन मानकों को वर्ष 2019 में अपडेट भी किया गया है और अपडेटेड परिभाषा के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से किसी लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा कहा जा सकता है। तो उन पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो चीज़ होनी चाहिए किसी लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए, तो उसका जो प्रारंभिक जो ग्रंथों का इतिहास है वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना और उससे ज़्यादा पुराना होना चाहिए। मिनिमम 1500 टू 2000 ईयर ओल्ड होना चाहिए उसका जो प्रारंभिक साहित्यिक इतिहास है। दूसरी चीज़, अगर सबसे पहले अगर हम सोचें कि शास्त्रीय भाषा हर किसी लैंग्वेज को नहीं कहा जा सकता, उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए, तो इसका जो उद्भव है वो किसी अन्य भाषा से नहीं होना चाहिए, यानी इसकी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसकी जो शुरुआत है वो किसी अन्य भाषा से हुई नहीं होनी चाहिए, मूल भाषा होनी चाहिए। मौलिकता इसमें होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब इसमें जो शब्द हैं वो बेसिकली नए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ से किसी अन्य भाषा से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं या उसके मीनिंग्स जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से मिलते जुलते हैं। अपने आप में मौलिकता उस भाषा में होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसके जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उसको जो है, इनको इस भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं उन साहित्यिक ग्रंथों को अपनी अमूल्य विरासत के रूप में मानते हो, कंसिडर करते हो। तभी ये सारे जब पॉइंट्स फुलफिल होंगे तभी किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया क्यों जाता है भाई किसी भाषा को? भाई भाषाएं तो बहुत सारी है, तो शास्त्रीय भाषा कहने से फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा बेटा, जब किसी लैंग्वेज को हम ये देखते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, जैसे आज के वक्त में आप देखो संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या काफी कम मिल रही है ना, तो वो जब थोड़ा सा यूज में कम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसका एक बहुत ही गोल्डन इतिहास रहा है, तो उसको सहेजने के लिए, संरक्षित करने के लिए, क्योंकि वो एक हेरिटेज है, एक हमारी विरासत है, तो उसको अगर क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाता है तो उसके बचाने के लिए, उसको उसके विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट काम करती है, स्पेशली वर्क करती है। अच्छा, भारत के लिए चूंकि मैंने कहा ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अभी नया ही है, तो भारत ने जो पहली अपनी शास्त्रीय भाषा घोषित की थी वो घोषित की थी 2004 में, और वो घोषित किया था तमिल को। तमिल लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत में दिया गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और ऐसे ही टोटल अभी हमारे पास 6 लैंग्वेजेस हैं भारत में जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। जैसे कि पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कन्नड़ और तेलुगु, चौथी मलयालम जिसे 2013 में दिया गया ये दर्जा, और लास्ट जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो दिया गया उड़िया भाषा को। ओके, तो इसी क्रम में देखते हैं आगे की कौन कौन सी लैंग्वेजेस भारत की शास्त्रीय भाषा के दर्जे में आती हैं और कैसे उनका संरक्षण के लिए सरकार वर्क करती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, अगले वीडियो के लिए मुझे सजेशंस दीजिए। चलिए, थैंक यू।